So hi, welcome to all of you to Beginner to Master platform for UPSC CFC by Unacademy. So please download Unacademy learning app for more awesome videos and lectures. यहाँ प्रोवाइड होगा आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लाइव टेस्ट, क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस, बहुत सारी ऑसम वीडियोस का। अनअकैडमी प्रोवाइड करता है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर फॉर योर ड्रीम यूपीएससी एंड फॉर अदर एग्जामिनेशंस आल्सो। So this is all about me, myself Alok Kumar Pathak, having teaching experience of more than 4 years in current affair and GS. So let's talk about UPSC CSE subscription. तो अगर आप CSE subscriptions को देखें तो अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको पड़ती है 64,000, बट अगर आप उस पर आलोक YT कोड इस्तेमाल करते हैं तो वो पड़ता है आपको 57,600 रुपीज का, ठीक है, जिसे आप नो कॉस्ट EMI पे भी ले सकते हैं 6, 12 और 24 मंथ का। तो सोचिए यहाँ पे आपको क्या मिलता है, पीटी मिलता है, मेंस मिलता है और साथ साथ में आपको क्या मिलते हैं, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड होती है, ठीक है। बट इतने कम रेट में इतना सब कुछ प्रोवाइड होता है, ठीक है, क्या इससे बेस्ट कुछ हो सकता है? यस, इससे बेस्ट हो सकता है। इससे बेस्ट आपके लिए है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। क्यों? क्योंकि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक पर्सनल मेंटोर अलॉट होगा, ठीक है, और ये मेंटोर क्या होगा, एक एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी होगी, ठीक है, जिसे काफी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है सिविल सर्विसेज का। तो वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेगा और साथ साथ में आपको पूरी तरीके से गाइड किया जाएगा कि आप किस तरीके से इस एग्जाम को क्रैक करें, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज लेट्स क्रैक इट, ठीक है। सिर्फ देना नहीं है, क्रैक करना भी है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट अ मेंटरिंग प्रोग्राम। यहाँ पे आपको मेंटर किया जाएगा, ठीक है। तो क्या प्रोवाइड होगा आपको प्रोवाइड होगा पर्सनल कोच। अगर आप सिंपल शब्दों में समझें, अगर आप जिम जाते हैं, ठीक है, तो जिम जाएंगे और आपकी बॉडी अगर स्क्विंजर आर्नोल्ड, ठीक है, या फिर आपकी बॉडी विद्युत जामवाल, ऐसा कोई ट्रेनर आपको मिले और वो आपकी बॉडी बनवाए, तो आम बात है आपके डोले शोले एकदम खतरनाक बनेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको ट्रेनर गजब मिला हुआ है, ठीक है। बट वही आप अगर जाएं खुद से करने, ठीक है, तो आम बात है ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी बनेगी नहीं, बट आपकी बॉडी यहाँ पे बनेगी 6 मंथ में और यहाँ पे आपकी बॉडी बनेगी 6 साल में। तो आपको 6 मंथ लगाने हैं कि आपको 6 साल लगाने हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है, क्योंकि 6 साल बाद आप बॉडी बनाएंगे तो फिर आप खुद ही समझ लीजिए, यहाँ पे 5 साल आप बॉडी बना के क्या है, मिस्टर वर्ल्ड कप जीत चुके होंगे। तो चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट मोटिवेशन एंड गाइडेंस। यहाँ पे आपको मोटिवेशन मिलेगा, गाइडेंस प्रोवाइड होगा, आपकी स्टडी ट्रैकिंग होगी, आपकी डेली रिपोर्ट्स बनाई जाएंगी, आपका प्रोफाइल रिव्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपकी कितनी सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। फिर उसके बाद आपकी स्टडी बूस्टर सेशन होंगे जिसमें आप ऑप्शनल में कैसे ज्यादा मार्क्स लाएं, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, गुड स्कोर कैसे करना है हर जगह। फिर उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज डेली मेंस आंसर राइटिंग। आप लाखों रुपए बर्बाद करते हैं अलग अलग जगह पे, किस लिए, मेंस के आंसर लिखने के लिए, बट वही आपको अनअकैडमी में यहाँ पे एक एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलेगी जो आपकी डेली मेंस आंसर राइटिंग को एकदम ऑसम कर देगी। क्या कर देगी? ऑसम, क्योंकि वो अपने पर्सनलाइज फीडबैक आपको बताएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा चीजें मिलेंगी और डेली बेसिस पे, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। यहाँ पे आपके टारगेटेड करंट अफेयर्स होंगे, डेली क्विजेस होंगी, हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप्स होंगी। तो दिस इज द बेस्ट थिंग यू गेट। सो ये आप देख सकते हैं, दिस इज स्टडी बूस्टर सेशन में आपको क्या क्या मिलेगा। जैसे आपको मिलेगा, आप अपने एग्जाम को अच्छे से समझ पाएंगे, ऑप्शनल के फियर को दूर कर पाएंगे, जीएस में ज्यादा मार्क्स कैसे लाने, करंट अफेयर कैसे कवर करना है, ये सब चीजें आपको यहाँ पे बेहतरीन तरीके से बताई जाएंगी, ठीक है। तो जिस काम को करने में आपको 10 दिन लगते थे वो आप यहाँ पे अनअकैडमी आपको 1 दिन में करके कंप्लीट करा दिया करेगी। तो आपका वर्कलोड कम होगा, तो आप एग्जाम में ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। सो यहाँ पे आपकी होगी स्टडी ट्रैकिंग, आंसर राइटिंग, एस्से कैसे अच्छा लिखना है, बेहतरीन एस्से। फिर उसके बाद डैफ, यहाँ पे रोमन सर आपको खुद कई चीजें बताते हैं, ठीक है, तो बेस्ट है, ठीक है। डैफ कैसे भरना है, तो पुराने सिविल सर्वेंट जो हैं जिन्होंने क्रैक किया हुआ है, ठीक है, तो अब वो आपको बताएंगे कि डैफ कैसे भरना है ताकि वो आपके इंटरव्यू में पूरी तरीके से काम आए। आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किया जाएगा फॉर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा अच्छी गाइडेंस मिलेगी फ्रॉम योर पीटी, मेंस, इंटरव्यू, टेस्ट सीरीज, फिर उसके बाद आंसर राइटिंग और दुनिया भर की सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड होंगी जो पूरे एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए। तो अगर आप देखें तो प्लस की जो फैसिलिटीज हैं आपकी यहाँ पे बाइंड अप हो जाती हैं, यानी आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगा और स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। बट आइकॉनिक में आपको इससे कहीं ज्यादा मिलेगा, आपको पर्सनल कोच मिलेगा, आपकी डेली मेंस आंसर राइटिंग होगी, स्टडी प्लानर होगा और आपका पर्सनलाइज्ड फीडबैक होगा।
एट लास्ट ना क्लियर होने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि डेली मेंस आंसर राइटिंग होती नहीं है। चलो लिख लोगे, बट किसी बेस्ट को दिखाओगे तभी तो पता चलेगा, ठीक है। और बेस्ट को दिखाया अगर वो पर्सनलाइज फीडबैक दे दे तब तो मजे ही मजे हैं, ठीक है। तो दैट इज द थिंग, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आपको पड़ेगा तो पड़ेगा कितने का। तो अगर 24 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 99,000 रुपीज। कितनी? 99,000 रुपीज। बट अगर आप इस पे आलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करेंगे तो ये पड़ेगा आपको मात्र 89,100 रुपीज का, जिसे आप नो कॉस्ट ईएमआई यानी बिना ब्याज भरे 12 और 24 महीने की किस्तों पे ले सकते हैं। ओ माय गॉड, यानी महीने की किस्त आपकी पड़ेगी मात्र 3,713 रुपए। ये ट्यूशन की फीस जो होती थी, ट्यूशन की फीस जो स्कूल में भरते थे 11वीं 12वीं कक्षा के लिए, उतने के बराबर हो गई भाई। तो इट्स बेस्ट, इट्स ऑसम, ठीक है। बट अगर आप एक साल का ही सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, आपको लगता है कि एक साल में ही आपका काम डन हो जाएगा डनाडन, तो आप 64,000 का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं सेम, बट इस पे आलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करके जब ये आपको पड़ेगा 57,600 रुपीज का, ठीक है। यहां पे आपकी ईएमआई पड़ेगी आपको 4,800 रुपए, बट ये भी बहुत जेन्युइन सी है, ठीक है। तो आम बात है, थोड़ा कम टाइम रहेगा तो उसकी फीस थोड़ी ज्यादा तो होती ही है, ठीक है। सो इसे भी आप नो कॉस्ट ईएमआई पे 12 और 24 महीने की ईएमआई पे ले सकते हैं, ठीक है। चलिए सो लेट्स क्रैक इट, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है, हम क्या करने जा रहे हैं, कंप्लीट साइंस एंड टेक करने जा रहे हैं। तो इसमें हम कंप्लीट क्या करने जा रहे हैं, साइंस एंड टेक का पूरा करंट अफेयर जो है 1 ईयर का, उसे हम कंप्लीट करेंगे। आम बात है पार्ट्स में कवर होगा, ठीक है, एक में तो कवर हो नहीं पाएगा, पार्ट्स में कवर होगा। और साथ में दूसरी बात यह है, ये आपके पीटी जो है 2020 का, अभी का पीटी और आगे आने वाला 2021, दोनों पीटीओ के लिए काम आएगा। कारण यह है सबसे बड़ा, क्योंकि 2 साल तक का तो करंट अफेयर यूपीएससी खींचता है, ठीक है। तो 2 साल का करंट अफेयर आपका रहेगा तो ये मामला आपका डन एकदम बढ़िया से हो जाएगा। अब दूसरी बात यह है कि साइंस टेक में क्या स्टैटिक पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो एज सच देखिए, स्टैटिक पढ़ना तो जरूरी है, तो उसके लिए आप केवल क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कि साइंस टेक के लिए आप कुछ ना करें, 6 to 10th की एनसीईआरटी कम से कम पढ़ लें साइंस की, ठीक है। तो 6 to 10th की एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाता है, ठीक है। और अगर आपको और एनसीईआरटी में जाना है तो थोड़ा सा आप बायोलॉजी का सेक्शन थोड़ा अलग से थोड़ा और पढ़ लें, ठीक है। कि फिजिक्स केमिस्ट्री की इतनी जरूरत नहीं है 6 to 10th, या फिर बायोलॉजी का सेक्शन या फिर फिजिक्स का सेक्शन, फिजिक्स और बायोलॉजी इन दोनों को थोड़ा आप लूसेंट आती है, ठीक है, उससे भी पढ़ लेंगे तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बस पता होनी चाहिए, बेसिक एकदम, ठीक है। तो आपके बेसिक हो जाते हैं। तो असल में ये है, यहाँ पे तो हम लोग करंट अफेयर की क्लास कर रहे हैं, बट हम कोशिश करेंगे कि हम जो बेसिक पोर्शन है पूरा का पूरा, उसे भी हम लोग जल्दी से जल्दी खींचने की कोशिश करेंगे, ताकि करंट अफेयर के साथ साथ आपका बेसिक भी होता रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरे साल का करंट अफेयर, और जो आपके आने वाले पीटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए, और इनके ऊपर हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है गगनयान, ठीक है। हम लोग उन पॉइंट्स को देखेंगे जो आपके पीटी में क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसरो ने एम किया है अपना मेडन यानी पहला ह्यूमन स्पेस मिशन, जिसका नाम रखा है उन्होंने गगनयान। और ये कब किया जाएगा, 75th एनिवर्सरी जब इंडिया इंडिपेंडेंस की होगी 2022 में, इसके लिए इसे टारगेट रखा गया है, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, तो क्या ऐसी चीजें पूछी जाती है कि ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, हाँ ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ठीक है। और आप इन्हें देखिए, इन्हें मेंस में भी इस्तेमाल करते हैं, सेम यही सब चीजें मेंस में आएंगी कि हम गगनयान पे पैसा क्यों खर्च करें, इससे हमें क्या फायदा होगा। तो इसी सब चीजों को हम लोग डिटेल में कर लेते हैं वहां पे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो लेवल है कंट्री में वो इंप्रूव होगा। फिर उसके बाद क्या है, सेवरल इंस्टीट्यूट और एकेडमी है वो भी इंप्रूव करेंगी। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल ग्रो करेगी, इंस्पायर करेगा यूथ को, सोशल बेनिफिट होंगे, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होंगे, ये सब चीजें नॉर्मल है, ठीक है। बट पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता चलना है, ध्यान रखना, मेडन है 75th एनिवर्सरी पे 2022 में इसरो लॉन्च करेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये इस तरीके से पूरा का पूरा इसे भेजा जाएगा GSLV Mark 3 के रॉकेट की मदद से श्रीहरिकोटा से, ठीक है। कॉस्ट जो है इसकी 10,000 करोड़ सैंक्शन की गई है, 2022 में लॉन्च है, ठीक है। तो 16 मिनट इस तरीके से ऊपर जाएगा, मॉड्यूल टूटेगा, मॉड्यूल टूट के ये वापस जाएगा, 5 दिन स्पेस में रहेगा, फिर उसके बाद डीबोस्ट होगा और फिर वापस उसके बाद सेपरेशन होकर पृथ्वी पे आ जाएगा। इस तरीके से कहाँ गिरेगा, अरेबियन सी, गुजरात में आके ये गिरेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इसका पूरी चीजें होंगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है, हमारे इसरो चीफ को इसके बारे में बताते हुए, ठीक है। तो 2020 में इसकी बात हुई थी, ठीक है, फ्यूचर एक्सप्लोरेशन। तो अब देखिए आदित्य जो है, आदित्य के बाद में हो रही है L1 के बारे में, ठीक है। फिर L1 भी भेजने की बात हो रही है, और भी कुछ है छोटे मोटे पॉइंट जो यहाँ पे मिलते रहते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। और 2030 में देखिए स्पेस स्टेशन की भी बात है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो फ्यूचर प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है। चलिए और कुछ यहाँ पे, हाँ ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इंडिया क्या होगा, ऐसा चौथा नेशन हो जाएगा, ठीक है।
जो मैन स्पेस फ्लाइट को भेजेगा कहां पे, आफ्टर यूएस, रशिया और चाइना। तो 3 कंट्रीज ने भी ऐसा किया और इंडिया क्या हो जाएगा, 4th नेशन ऐसा हो जाएगा अगर ये सफल हो जाता है तो। ठीक है, तो ये क्या होगा, इंडस्ट्री को बूस्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि 60% जो इक्विपमेंट है वो इंडियन प्राइवेट सेक्टर से लिए जाएंगे। ठीक है, और बहुत सारे 1500 से नए लोगों को क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी। ठीक है, ये सब नॉर्मल से पॉइंट है। फिर उसके बाद यूथ को इंस्पायर करेगा। ठीक है, और ज्यादा साइंस के लिए। फिर 4th कंट्री हो जाएगी इंडिया ऐसी। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसमें देखिए कुछ चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस की बात करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस बन के आते हैं, ऐसा नहीं है कि बन के नहीं आते, केवल फैक्ट्स नहीं, लॉजिक के ऊपर भी क्वेश्चन पूरे तरीके से आते हैं। कि देखिए जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो जब जाते हैं लो ग्रेविटी में तो उन्हें ग्रेविटेशनल फील्ड कम होने की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। पहली बात तो हेड और आई जो होती है, और हेड और आई का कोऑर्डिनेशन जो होता है वो बनने में बड़ी दिक्कत होती है, हैंड और आई और हेड और आई का। ठीक है, फिर उसके बाद बोन्स भी जो है मिनरल लूज करना शुरू कर देती है, उसके कारण ये बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, ऐसी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी हो जाती है। ठीक है, फिर डाइट की भी प्रॉब्लम होती है, बाकी सब चीजों की भी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे 10 टाइम ज्यादा रेडिएशन आपको झेलना पड़ता है एस्ट्रोनॉट्स को, अर्थ से ज्यादा। ठीक है, और कुछ बिहेवियरल इश्यूज भी होते हैं, इसलिए इनको बहुत रिगरस ट्रेनिंग में रखा जाता है शुरुआत में, फिर उसके बाद ही इन्हें भेजा जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा सारा पॉइंट था गगनयान से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं इंडियन साइंस कांग्रेस की। ठीक है, तो 107 जो इसका इंडियन साइंस कांग्रेस का जो सेशन है वो हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 3 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में था ये। ठीक है, तो इस तरीके से 107। तो अगर आपसे पूछा जाए रिसेंट समिट कौन सा था इसका, 107 था। कहां हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक है, थीम क्या थी, थीम है इसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट, दिस इज द थीम। ठीक है, अब उसके बाद करते हैं ऑर्गेनाइज कौन करता है इसको, इंडियन साइंस कांग्रेस इसको ऑर्गेनाइज करती है, इंडियन साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, और हर साल करती है। आपको ये ध्यान रखना है, क्या करती है, हर साल इसको ऑर्गेनाइज करती है और जनवरी के महीने में ही ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं कि आखिर ये इंडियन साइंस कांग्रेस के बारे में जानते हैं, इसके बारे में क्या है। तो ये स्टार्ट हुई थी 1914 में, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, 1914 में। तो आप बताइए कि हिस्ट्री में, जब आप हिस्ट्री में जाते हैं तो आपसे इस तरीके से लिंक करके पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट रिलेटेड टू 1914, या फिर आपसे पूछ लेगा क्रोनोलॉजी के ऑर्डर में। तो आपसे अगर पूछा कि रौलत एक्ट, ठीक है, रौलत एक्ट, अगर ये क्वेश्चन है आपको बताना है कि नंबर 1 इज योर रौलत एक्ट, ठीक है, और नंबर 2 इज योर इंडियन साइंस कांग्रेस। ठीक है, फिर रौलत एक्ट के बदले इसे थोड़ा चेंज कर देते हैं, चलिए, इंडियन साइंस कांग्रेस, सेकंड इंटरनेशनल लेबर यूनियन, ठीक है, थर्ड हम डाल देते हैं आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और फोर्थ हम डाल देते हैं, क्या नाम है आपका, रख देते हैं, चलिए, जैसे मान लीजिए अराइवल ऑफ गांधी। ठीक है, अराइवल ऑफ गांधी इन इंडिया। तो अगर मैं आपको बोलूं इसे आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है 1 2 3 4, तो आपको भले लग रहा होगा कि साइंस के साथ हिस्ट्री क्यों मिक्स करके और ये सब चीजों को मिक्स करके क्यों है, बट इस तरीके से अपना दिमाग थोड़ा दौड़ाना शुरू कीजिए। ठीक है, क्योंकि इससे चीजें क्या होंगी, आपको थोड़ा पता रहेगा कि किस तरीके से कहां पे क्या हुआ था। तो जब भी हिस्ट्री पढ़ें तो थोड़ा इन सब चीजों को लिंक करके चलें कि ये प्री इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और कहां पे, इन कोलकाता, और मेंबरशिप जो है 30,000 साइंटिस्ट की है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसके ओरिजिन कहां से देखने को मिलते हैं, 2 ब्रिटिश जो केमिस्ट थे उनके बारे में देखने को मिलेगा, JL सिम्पसन और प्रोफेसर PS मैकमोहन। ठीक है, इन दोनों का कोलैबोरेशन था, मतलब इन दोनों की इनिशिएटिव से ये बनाई गई थी। ठीक है, तो साइंटिफिक रिसर्च की इंडिया में बात करती है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च, एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए, सो अब ऑब्जेक्टिव क्या है, एडवांस करना है, प्रमोट करना है साइंस को इंडिया में। ठीक है, तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं जो नॉर्मल तौर पे हमें दिख रहा है। ठीक है, चलिए, सो बाकी सब भी ऑब्जेक्टिव वैसे ही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट नेत्रा की। ठीक है, तो प्लीज इसमें ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट नेत्रा 2 का है, एक तो इसरो का है और एक दूसरा किसका है, DRDO का है। तो दोनों में प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, DRDO वाला हम बाद में करेंगे, अभी हम कर रहे हैं इसरो वाला। तो देख सकते हैं आप नीचे फोटो में आपको बहुत सारी डिब्रीज दिख रही हैं, बहुत सारे टूटे मोटे चीजें दिख रही हैं। तो ये कहां पे, स्पेस में है। तो मान के चलिए अगर यहाँ पे कोई सैटेलाइट है तो अगर उनसे ये टकराएंगे तो क्या होगा, सैटेलाइट को बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, सैटेलाइट खराब हो जाएगी। तो इसी प्रोजेक्ट नेत्रा को किसने, इसरो ने लॉन्च किया है। ठीक है, और किसके साथ लिंक करके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के साथ। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसरो प्लस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इन दोनों ने मिलकर इसे लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसे क्या कहा गया है, प्रोजेक्ट नेत्रा। तो ये क्या करेगा, स्पेस में जो ऑब्जेक्ट है उन्हें ट्रैक करेगा। ठीक है,
फुल फॉर्म जानने की कोई खास जरूरत नहीं, बट फिर भी नेटवर्क फॉर द स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसे ट्रैक किया जाएगा ताकि इनसे क्या हो कि अगर किसी भी तरीके का किसी सैटेलाइट को दिक्कत होने वाली है और वो टकराने वाला है ऐसे किसी भी स्टेप डेब्रिस से, तो इसे क्या होगा, हमें पहले से पता चल जाएगा और उसके लिए कुछ ना कुछ चीजें करी जा सकेंगी, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसके बाद और क्या है। तो ये देखिए, ये आपको ध्यान रखना है, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस सेंटर इसके लिए बनाया गया है, ठीक है। स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस सेंटर जो क्या करेगा, प्रिडिक्ट करेगा थ्रेट फ्रॉम डेब्रिस टू द इंडियन सैटेलाइट, ठीक है। चलिए तो नेत्रा को कहां छोड़ा गया है, गोल टू कैप्चर क्या करेगा, जो आपकी जो है जियो स्टेशनरी जो ऑर्बिट है उसमें कैप्चर करेगा। और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कितने पे होता है, 36,000 किलोमीटर पे, और जहां पे क्या होती है हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं। तो जो बेसिक चीजें हैं वो हम यहीं पे पढ़ते चलेंगे, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है, 36,000 किलोमीटर कम्युनिकेशन सैटेलाइट इस पे छोड़ी जाती है, ठीक है। चलिए और यहां पे क्या होगा, मिटिगेट किया जाएगा स्पेस डेब्रिस की वजह से होने वाले किसी भी तरीके के नुकसान को जिससे सैटेलाइट्स हो सकती हैं। अब बात करते हैं इंडिया की 15 फंक्शनल इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं जो 36,000 किलोमीटर पे हैं, 36,000 किलोमीटर पे हैं, ठीक है। चलिए और 13 रिमोट सेंसिंग है जो लो अर्थ ऑर्बिट में ट्रेवल कर रही हैं, ठीक है। तो लो अर्थ ऑर्बिट कितना होता है, 2000 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। चलिए तो स्पेस जंग जो है ये लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और इसके लिए बहुत सारी कंट्रीज बहुत सारे इनिशिएटिव चला रही है। तो उसमें से इंडिया ने अपना इनिशिएटिव लेके आया है नेत्रा, ठीक है। चलिए चलो तो यही अब इसे हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा जो आया है ये नेक्स्ट चीज है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा नेक्स्ट जो आ रहा है करंट अफेयर, दैट इज साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी, ठीक है। किसका है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है ये, ठीक है। चलिए तो इसमें देखिए क्या किया जा रहा है, जैसे आपका CSR होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे जो कॉर्पोरेट्स हैं वो पैसा कमा रही हैं, प्रॉफिट कमा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, ठीक है। तो कम से कम उन्हें कुछ पैसा जो होता है जो उन्होंने सोसाइटी से कमाया है, सोसाइटी को वापस रिटर्न करना है। तो सेम उसी तरीके से क्या बनाया गया है अब, साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, या फिर साइंटिस्ट हैं या कोई भी है, ठीक है, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, तो ये उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में जो सोसाइटी को ज्यादा यूज कर सके उसके लिए काम करें, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे की गई है पूरी तरीके से, ठीक है, सोसाइटी के लिए, ठीक है, और साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए, और क्या नाम है, साइंस एंड टेक इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए। तो वही सब पूरी बातें हैं, ठीक है। साइंटिफिक नॉलेज बढ़ाने के लिए, प्रॉब्लम जो है उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए, उन्हें सोल्यूशन उनके डेवलप किए जाएं, ठीक है। तो इसके लिए ड्राफ्ट भी बनाया गया है पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसमें यह बात की गई है कि जो एटलीस्ट 10% डे जो है उसे आप क्या करें, अपना इसके लिए इस्तेमाल करें, ठीक है। 10% डे जो है आपका, ठीक है, कम से कम 10 दिन आप अपने दें, जो भी साइंटिफिक रिसर्च की इंस्टीट्यूशन है, नॉलेज वाले जो भी हैं, ठीक है, पर्सन भी हैं, वो इसे दें सोसाइटी के लिए, ठीक है। चलिए तो अब आगे बात करते हैं, बस इतना ठीक है, इससे ज्यादा इसमें जानने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं। हाँ, यहां पे एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इस ड्राफ्ट में ये बात की जा रही है कि अगर किसी को कहा गया है किसी इंस्टीट्यूट को, तो वो इंस्टीट्यूट अपना जो इसके अंदर जो फाउंडेशन है SSR के अंदर, वो किसी को क्या नहीं कर पाएगी, आउटसोर्स नहीं कर पाएगी। मान के चलिए ये एक्स इंस्टीट्यूट है और इसे 10 डेज वाला करना है, तो ये नहीं दूसरे इंस्टीट्यूट को कहेगी कि आपको मैं 2000 रुपए दे रही हूं और आप ये काम कर दो, ठीक है, मतलब आप मेरे बदले कर दो, तो ये नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये नहीं हो पाएगा, और ये इथिकल ऑब्लिगेशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उसके बाद, तो इथिक्स में भी आप इसका इस्तेमाल बड़ा बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और इसे कौन इंप्लीमेंट करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो मेन आपको ये ध्यान रखना है, कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग वर्ल्ड का मोस्ट इफेक्टिव इफिशिएंट लिथियम सल्फर बैटरी। इसे कहां डेवलप किया गया है, ऑस्ट्रेलिया में डेवलप किया गया है, ठीक है। तो कैसी बैटरी है, लिथियम और सल्फर के इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। यहाँ पे लिथियम और सल्फर आप देख सकते हैं, और यहाँ पे बाकी जो सिंपल हमारा जो सेल का होता है उसी तरीके से पूरी चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो यूनिवर्सिटी ऑफ मोनास्क जो है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, उन्होंने सल्फर की जो कैपेबिलिटी है उसको इस्तेमाल किया है, ठीक है, किसके बदले, लिथियम सल्फर, और डेवलप क्या किया है, लिथियम सल्फर बैटरी, ठीक है। तो लिथियम सल्फर बैटरी के बहुत ज्यादा फायदे हैं, किससे,
दूसरी बैटरियों से, ठीक है। तो लिथियम सल्फर बैटरी जो है ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पुराना ही है, बट इसमें क्या होता था, जो सल्फर का इलेक्ट्रोड जो होता था वो ब्रेक हो जाता था, ठीक है, और उसे बार बार चेंज करना पड़ता था, जो बहुत ज्यादा दिक्कत वाला एक काम था, ठीक है। तो इसी को सॉल्व इन्होंने किया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपांड होता था और कॉन्ट्रैक्ट होता था, जिसके कारण वो ब्रेक हो जाता था, और ये एक दिक्कत वाली इशू थे, ठीक है। तो इसी इशू को इन्होंने क्या किया, इन्हें ओवरकम कर दिया, ठीक है, और इसे इलेक्ट्रोड को बहुत ज्यादा स्पेस दे दी, जिसके कारण एक्सपांड और कंट्रैक्ट ये आराम से हो सकता था, और उसके बाद ये दिक्कत पूरी तरीके से खत्म कर दी, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि लिथियम सल्फर जो बैटरी होती है, ठीक है, ये सेम वर्क करती है लिथियम आयन बैटरी जैसे, ठीक है, बट बात इसमें यह है कि इसमें जो पावर होती है, ठीक है, वो थोड़ी ज्यादा अच्छी होती है, और ये 99% जो होती है, देखिए 5 टाइम ज्यादा कैपेसिटी में है, मतलब आपको ध्यान रखना है, बढ़िया है, बस कैपेसिटी ज्यादा है, ठीक है। 99% जो है इसकी चार्ज है इवन आफ्टर 200 चार्ज साइकिल ज्यादा है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चीपर है। तो ये मेन पॉइंट आपको बस ध्यान रखने हैं कि भाई ज्यादा कैपेसिटी है, ज्यादा चार्ज साइकिल है, चीपर है, ठीक है। तो अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है लिथियम आयन बैटरी के लिए, ठीक है, बदले। अब बात करते हैं LIGO प्रोजेक्ट। तो LIGO प्रोजेक्ट क्या है ये देखते हैं। तो LIGO प्रोजेक्ट जो है ये आप देख सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी आपको एक लैब दिख रही है, देखिए बहुत लंबी ट्यूब यहाँ पे जा रही है, एक यहाँ पे जा रही है, ठीक है। सो ये एक क्या है, बहुत बड़ा रिसर्च प्रोजेक्ट है, जिसमें किसे नोट किया जा रहा है, ग्रेविटेशनल वेव्स को किया जा रहा है। देखिए, तो ग्रेविटेशनल क्या है, ये देखिए पहले से ही लगातार 2-3 साल से स्पेस टाइम, ग्रेविटेशनल वेव्स, ब्लैक होल, ये हमेशा ही साइंस एंड टेक में न्यूज में रहता है। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से स्पेस और टाइम आपस में क्या है, फंसे हुए हैं। तो जब भी कोई भारी चीज होती है, तो वो अगर किसी भी स्पेस टाइम में अगर वो रहती है, तो वो समझ लीजिए कोई चद्दर है, ठीक है, उस चद्दर पे आपने एक बॉल डाली, तो वो क्या होगा, बॉल नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है, और वो चद्दर को भी नीचे की तरफ ऐसे झुका देगा, ठीक है। तो यही आपका क्या है, स्पेस टाइम का बीच में क्या करेगा, ये एक झुकाव ऐसा लेके आ जाएगा। तो जितना ज्यादा मास, जितना ज्यादा डेंसिटी होगी, तो वो उतना ज्यादा उसे झुकाता चला जाएगा, ठीक है। तो इसी के कारण क्या होता है, जब दो ऐसी बॉडीज जो बहुत ज्यादा हैवी होती हैं, बहुत ज्यादा मास की होती है, डेंसिटी की होती है, जब ये आपस में आते हैं, जैसे दो ब्लैक होल, तो ये क्या करते हैं, रिपल पैदा करते हैं। जैसे पानी में रिपल पैदा होता है, वैसा ही रिपल पैदा होता है, और ये रिपल पूरे तरीके से फैलते हुए जाते हैं, ठीक है। जैसे सिंपल सी बात है यार, पानी में आप छोटा सा ढेला फेंको, एकदम पुतुक सा पुट, तो कितनी रिपल आएगी, छोटी सी आएगी। अब उठा के इतना बड़ा ढेला मार दो उसके ऊपर, ठीक है, जब इतना बड़ा ढेला मारोगे तो क्या होगा, पूरा एकदम पानी इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। तो वही बात है। तो अब ये रिपल जो आते हैं, रिपल बहुत दूर तक जाते हैं, और इन्हें डिनोट किया जाता है LIGO की मदद से, ठीक है, LIGO की मदद से इन्हें डिनोट किया जाता है। तो ये पूरी ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है, इसका साइंस बहुत लंबा चौड़ा है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब ये आता है तो इसमें बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, जिनसे ये डिटेक्ट हो जाता है, जिसमें थोड़ा सा भी वेरिएशन होता है तो पता चल जाता है कि हाँ भाई, कोई तो ग्रेविटेशनल वेव बन के आई है, यानी कोई तो बहुत बड़ी मास की चीजें आपस में, एक दूसरे के आपस में रोटेट हुई हैं, पास से गुजरी हैं, या फिर दोनों आसपास कहीं हुई हैं, ठीक है। चलिए, तो ये इस तरीके का पूरा है, इसमें इतना ऐसा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, आपको मेनली बेसिकली पढ़ना है ग्रेविटेशनल वेव्स की पूरी क्या है, उनकी जितनी भी सिग्निफिकेंस है, ठीक है, उनकी जितने इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में पढ़ना है, LIGO के बारे में ऐसा जितना कोई खास पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस, ठीक है। चलिए, तो आगे देखते हैं। आपको पता होना चाहिए LIGO बस काम किसके लिए आता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल टीम लेड कर रही है LIGO विर्गो साइंटिस्ट, ठीक है, और ग्रेविटेशनल रिपल्स को देखता है, ठीक है, फ्रॉम कोलिजन ऑफ 2 न्यूट्रॉन स्टार, ठीक है। तो अभी इन्होंने ये ऐसा डिटेक्ट कुछ किया है, ठीक है, तो सेकंड टाइम किया है, पहले भी एक बार कर चुके हैं, ऑब्जर्व कर चुके हैं, ठीक है। 2017 में फर्स्ट ऑब्जर्वेशन किया गया था ग्रेविटेशनल रिपल का, ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार के कोलिजन से, ठीक है। चलिए, कि कुछ ऐसा कोलिजन हुआ है, ठीक है। तो अब उसके बाद बात करते हैं क्या पकड़ता है LIGO पकड़ता है आपका ग्रेविटेशनल वेव्स को पकड़ता है, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो 3 ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्टर हैं, ठीक है, 2 तो हैं हैनफोर्ड में, ठीक है, यहाँ हैनफोर्ड और वॉशिंगटन में, ठीक है, और कहाँ पे हैं, और एक जो है आपका वो है लुजियाना में, ठीक है। तो ये 3 है, और इंडिया में भी LIGO बनाने का प्रोजेक्ट चल ही रहा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं हम लोग अबाउट LIGO एंड इंडिया प्रोजेक्ट। तो देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हमारी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये दोनों मिलके क्या कर रही हैं, इस पायलट प्रोजेक्ट को चला रही हैं, ठीक है, LIGO के लिए।
ठीक है, और इसे कोऑर्डिनेट साथ में कर रही है 3 इंडियन यूनिवर्सिटीज भी इसमें इंस्टीट्यूशंस मिली हुई हैं। IUCCAA IPR गांधीनगर, ये इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, और आज के बाद राजा रमन्ना। ठीक है, तो ये वाली जो इंदौर में है, ये तीनों इंस्टीट्यूट मिलकर कोलैबोरेट कर रही है इस प्रोजेक्ट को इंडिया में भी करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो आम बात है, वही सब बाकी चीजें सेम जैसे गगनयान में है कि अपॉर्चुनिटीज मिलेगी साइंटिस्ट को, कटिंग एज टेक्नोलॉजी मिलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या नाम है, और भी बहुत ज्यादा ग्लोबल और बाकी सब चीजें जो सेम उसी तरीके से हैं। ठीक है, किसी भी साइंटिफिक डेवलपमेंट में जिस तरीके से फायदे होते हैं, सेम उसी तरीके से फायदे सारे के सारे होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये अब नेक्स्ट न्यूज आती है हमारी हाइपरलूप से रिलेटेड। आप लोगों को पता ही है इलॉन मस्क जो है हमारे, ठीक है, उनके दिमाग की उपज है, ठीक है, कि हाइपरलूप जैसा कुछ हो। तो कुछ नहीं है, एक वैक्यूम ट्यूब है जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, एक वैक्यूम ट्यूब है, उस वैक्यूम ट्यूब के अंदर क्या किया, ट्यूब के अंदर से हवा निकाल दी पूरी, और हवा निकालने के बाद उसके अंदर ये पूरी चीज एक बुलेट की तरह डाल दिया गया, तो ये बुलेट की रफ्तार से ऐसे जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो पहला जो प्रपोज्ड है वो है पुणे मुंबई हाइपरलूप। तो इसी से रिलेटेड बहुत ज्यादा रिजर्वेशन उठ रहे हैं कि भैया ये अभी तो पूरी दुनिया में कहीं इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ है, आप इसे पहले इंडिया में डाले दे रहे हो। ठीक है, पता नहीं ढंग से चले ना चले, और क्या पता एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि इसके बहुत सारे अभी क्या है, कहीं पे भी ये पूरी तरीके से अभी सक्सेसफुल तरीके से लॉन्च नहीं हुआ है, तो इसको लेके थोड़ा दिक्कत मान रहे हैं सब। ठीक है, तो वही है, सिंपल सी चीज है, वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, फिर उसके बाद डालते हैं। तो अगर वैक्यूम क्रिएट कर देने से क्या फायदा होता है, देखिए, वैक्यूम अगर क्रिएट कर देते हैं किसी भी पॉट के अंदर, तो जो एयर का रेजिस्टेंस है वो नील हो जाएगा, तो उसके बाद वो चीज आम बात है स्पीड से जाएगी ही। ठीक है, चलिए, सो वही है कि देखिए कुछ प्रॉब्लम है कि पहली बात तो इतनी बड़ी ट्यूब बनाना बहुत बड़ा एक अपने आप में काम है। ठीक है, फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन करना बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक, फिर उसके बाद थर्मल एक्सपांशन भी होने की दिक्कत है, उसके कारण इशू हो सकता है, ह्यूमन लाइफ डेंजर में है, और बाकी सब चीजें हैं। ठीक है, चलिए, अब हम बात करते हैं नाविक के बारे में। ठीक है, तो देखिए क्या है, क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज ने एक चिपसेट डेवलप की है जिसे क्या करेंगे, नाविक का इस्तेमाल जिसके बाद हो पाएगा। ठीक है, तो अगर वो जैसे मोबाइल में लगा उस चिपसेट का, तो उसके बाद क्या कर पाएंगे, नाविक का इस्तेमाल आराम से कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात, तो हैंडसेट में, एप्लीकेशंस में, प्रोसेसर्स में लग के इसका इस्तेमाल आराम से हो जाएगा। तो वही चिपसेट के लिए डेवलप किया गया है। इसके ऊपर क्वेश्चन पहले से ही पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अब तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही ना के बराबर है, बट रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए हैं कि एक साल में ही वही क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया हो, तो ऐसा हुआ है, तो इसलिए हो सकता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कितनी सैटेलाइट, 2 ही पॉइंट 3 मेन पॉइंट पूछे थे कि कितनी सैटेलाइट है और कहाँ ऑर्बिट में है, और 1500 प्लस वाला। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ये रही 3 सैटेलाइट। ठीक है, और उसके बाद जियो सिंक्रोनस में ये रही 4 सैटेलाइट। ठीक है, चलिए, अब जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस हमारा जो बेसिक्स जो रहेगा उस वाले में हम लोग पूरा खत्म करते चलेंगे। ठीक है, तो कितना लैंड कवर करेगा, पूरा इंडिया सब कॉन्टिनेंट प्लस आपका इंडिया रीजन, और प्लस 1500 किलोमीटर अबाउट किसके आसपास, इंडिया के मेन नेट। तो यही मेन पॉइंट था 1500 किलोमीटर वाला। ठीक है, जिसने पूरा अच्छा खासा किया। एप्लीकेशन क्या है, ये सारी एप्लीकेशन है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल, एरियल, मैरीन नेविगेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, फिर व्हीकल ट्रैकिंग, इंटीग्रेशन विद मोबाइल फोन, टाइमिंग, मैपिंग, जियो डेटिंग, और बाकी सब चीजें। ठीक है, चलिए, फिर उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। देखिए 7 सैटेलाइट है, 3 जियो स्टेशनरी है, 4 जियो सिंक्रोनस है। ठीक है, और क्या नाम है, इसके बाद मेन पॉइंट है। चलिए, तो सारी चीजें हमने कर ही ली है, तो बस इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इंडिया को अगर खुद का अपना नेविगेशन सिस्टम रहेगा तो काफी ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो अभी ये ग्लोबल नहीं होगा, बट हमारा ये केवल रीजनल होगा। ठीक है, तो ये रीजनल सिस्टम होगा, ग्लोबल सिस्टम नहीं होगा। ग्लोबल के लिए कम से कम 30 सैटेलाइट चाहिए होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो सैटेलाइट ही बहुत कम है। चलिए, अब बात करते हैं पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी। तो पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी क्या है, सिंपल से टर्म में समझ लीजिए आप लोग, कुछ नहीं है, सबका सारा कचरा उठाया, डाल दिया, बिना कचड़े को छांटे हुए। ठीक है, जैसे आप नॉर्मली क्या करते हैं कि कचरा छांटा जाता है, प्लास्टिक अलग किया गया, मेटल अलग किया गया, जो भी है सब कचड़ों को अलग इधर उधर करके, गीला अलग, सूखा अलग, फिर उसके बाद उनका एनर्जी प्रोडक्शन के लिए उन्हें यूज किया जाता है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, पॉलीक्रैक में सारा कचरा उठाओ, एक साथ डाल दो। ठीक है, और उसके बाद एनर्जी अपने आप बनेगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा है आपका पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी। तो कंट्री का पहला जो गवर्नमेंट ओन वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है वो उसे कहां पे डाला गया है, उड़ीसा में खोला गया है। ठीक है, तो ये देखिए, यूजिंग पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया चीज है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। तो इट इज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। ठीक है, जिसे इंडियन रेलवेज अपने इंप्लीमेंट कर रही है, 4th कंट्री में ऐसा प्लांट होगा, पहला नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो पूरे फीड स्टॉक को एक साथ उठाएगा और उसके बाद उसे हाइड्रोकार्बन में
लिक्विड फ्यूल गैस और कार्बन और वाटर में बदल के सामने दे देगा। ठीक है, मतलब सारा फीड स्टॉक उठाया, बिना छांटे वाटे उठा के डाल दो, काम मामला खत्म है। ठीक है, चलिए तो इसमें देखते हैं क्या कुछ और मैक्सिमम पॉइंट है। तो जितना फीड स्टॉक है उसे हाइड्रोकार्बन, लिक्विड फ्यूल, गैस, कार्बन और वाटर में बदलेगा। तो आपको मेन पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है, किस किस में बदलेगा, हाइड्रोकार्बन, लिक्विड फ्यूल, गैस और कार्बन और वाटर। तो ये इसके आउटकम्स निकल के आएंगे, प्रोडक्ट्स निकल के आएंगे। ठीक है, तो वेस्ट टू एनर्जी यहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या है, आपको लाइट डीजल ऑयल भी मिलेगा। ठीक है, तो ये फर्नेस को और आगे चलाने के लिए काम आएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या क्या करेगा, सारा प्लास्टिक, पेट्रोलियम स्लज, फिर उसके बाद म्युनिसिपल वेस्ट, ई वेस्ट, ऑटोमोबाइल के जो फ्लफ्स होते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट इंक्लूडिंग बैम्बू, और उसके बाद जट्रोपा फूल पाम, ये सब। ठीक है, सॉरी मेटल वाला हटा दीजिएगा। ठीक है, मेटल नहीं होता है। ठीक है, जो उसमें हो गया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये सबको, इन सबको क्या करेगा, पूरी तरीके से खत्म कर देगा। किसी को अलग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक को अलग किया जाता है, ये बड़ा एक लफड़ा वाला काम होता है। तो ये खत्म काम। ठीक है, प्लास्टिक सब उठाओ डाल दो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो इसके प्लांट के जो फायदे क्या है, देखिए प्री सेग्रीगेशन जो करना होता था, बांटना होता था, वो वाला काम खत्म। ठीक है, तो मॉइस्चर के लिए हाई टॉलरेंस है, सुखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी एक दिक्कत खत्म। ठीक है, और 24 आवर्स के अंदर आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, तो बढ़िया चीज है। ठीक है, जीरो डिस्चार्ज होगा। अब ये सब पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, जीरो डिस्चार्ज होगा थ्रू प्लांट, कोई डिस्चार्ज नहीं होगा, सेल्फ रिलायंट होगा, सेल्फ सफिशिएंट होगा पूरा का पूरा प्लांट। ठीक है, और किसी तरीके का एटमॉस्फेरिक एमिशन नहीं करेगा। तो इट इज वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड, सुंदर, बेस्ट। ठीक है, चलिए तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम के बारे में। ठीक है, देखिए किससे रिलेटेड है डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम, स्पेस ट्रैकिंग एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, स्पेस से, तो स्पेस में अगर आपने कुछ भी भेजा है और उससे आप लगातार कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो आपको एक डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम बनाना होगा, जिससे आप स्पेस में कोई भी आपने भेजा, जैसे गगनयान को भेजना है। ठीक है, तो गगनयान पृथ्वी पे पूरी तरीके से हमारे जो हमारा जो सेंटर हो इसरो का, ठीक है, हेडक्वार्टर से कनेक्ट कर पाए, बात हो पाए, पूरी तरीके से सब कुछ हो पाए, उसके लिए एक पूरा रिले सिस्टम बनाना होगा। ठीक है, ताकि पृथ्वी के हर एक छोर से क्या हो सके, कनेक्शन बन सके। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हर जगह से हो पाए। ठीक है, चलिए तो क्या करेगा, इसमें टच करेगा इंडियन सैटेलाइट्स को। ठीक है, लो ऑर्बिट में रखा जाएगा और लिमिटेड कवरेज जो होगी पूरी की पूरी इसमें कवर की जाएगी। ठीक है, चलिए तो इसमें बस इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए, और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये देखिए ये पूरा का पूरा अर्थ है, और यहां पे अगर हमें रखना है तो इंडियन ओशन में हम लोग यहाँ पे इस तरफ से कुछ सैटेलाइट रख रहे हैं, पैसिफिक ओशन में रख रहे हैं। ठीक है, फिर अटलांटिक ओशन में सैटेलाइट्स को रख रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से हम लोग पूरी अर्थ को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो, पूरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपस में इनका बना रहेगा। ठीक है, और इनका आपस में बना रहेगा, साथ साथ में इनका सेंटर जो है बना रहेगा कहां पे, इंडिया से। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, पूरा का पूरा कनेक्शन हमेशा बना रहेगा, कम्युनिकेशन बना रहेगा। ठीक है, चलिए तो देखिए, a satellite in geostationary orbit cover third of the earth। ठीक है, below and 3 of them can provide total coverage। तो अगर 3 होंगी तो वो पूरी तरीके से कवरेज दे पाएंगे। ठीक है, चलिए तो सिग्निफिकेंस देखते हैं। सिग्निफिकेंस यही है यार सबसे बड़ा, कि जो भी हमारे स्पेस में जो भी हम मिशन भेजेंगे उनसे क्या हो पाएगा, हमारा कम्युनिकेशन हो पाएगा, चाहे हम मून पे भेज रहे हैं, चाहे हम मार्स पे भेज रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आर्टेमिस मिशन। तो पहला पॉइंट किसका है भैया, ये नासा का है। किसका है, नासा का मिशन है आर्टेमिस, और इंडिया के कुछ लोग भी इसमें इंक्लूड हैं, साइंटिस्ट भी, राजा चरी। ठीक है, ये भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, चलिए तो ये नासा का है, जिसमें नासा किसे भेजेगा, कहां पे, अपना ये मून पे भेजेगा। कब, 2024 में भेजेगा। ठीक है, तो ये लूनर मिशन है इसका, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब ये लंबा चौड़ा नाम है, ठीक है, रखना चाहे याद रखिए, नहीं तो कोई इतना खास जरूरत नहीं है। तो ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो देखेगा, मून और सन के बीच में इंटरेक्शन जो होता है उसे देखेगा। ठीक है, चलिए अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए मेन ऑब्जेक्टिव जो है इसका, वो देखेगा कि सन का जो रेडिएशन है वो मून के जो रॉक्स के ऊपर पड़ता है, तो किस तरीके का उसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या चेंज आता है, क्योंकि कोई मैग्नेटिक फील्ड तो है नहीं, तो क्या चेंज आता है उससे रिलेटेड जो मून की रॉक पे पड़ता है, उसे पूरी स्टडी ये करेगा। ठीक है, चलिए तो इसे भेजा जो गया है वो स्पेस रॉकेट जो है उसका नाम क्या है, आपको ध्यान रखना है,
चलिए, द नासा न्यू रॉकेट कॉल्ड स्पेस लॉन्च सिस्टम, ठीक है, तो इसके थ्रू इन्हें भेजा जाएगा, ठीक है। चलिए, और इसमें कुछ नहीं है, चलिए, तो बस ये कुछ बेसिक पॉइंट है। उससे पहले अमेरिका भेज चुका है काफी, ठीक है। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति बने थे जिन्होंने अपोलो 11 मिशन के अंदर क्या किया था, ठीक है, पहली बार मून पे कदम रखा था। उसके बाद 12 अमेरिकन गए हैं और ये दुनिया भर की चीजें हैं, ठीक है। रशिया ने लूना 1 लूना 2 भेजा था, ठीक है, ये सब ठीक है, कोई इसमें इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद बात करते हैं आर्टेमिस से रिलेटेड, यही पॉइंट है हमारा। और ये पार्ट किसका है, देखिए, ग्रेविटी रिकवरी इंटीरियर लेबोरेटरी, ठीक है, तो इसी का ही एक पार्ट है जिसमें इसे चलाया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो अपार्ट फ्रॉम यूएसए आपको ये ध्यान रखना है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान, चाइना और इंडिया, इन्होंने अपने मिशन कहां भेज रखे हैं, मून पे भेज रखे हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको कुछ ध्यान रखने होते हैं। तो चलिए, आर्टेमिस मिशन खत्म हो गया, इंडिया ने फिर से चंद्रयान 3 की बात की है, ठीक है। हमारा चंद्रयान 2 जो था वो विफल हो गया और चंद्रयान 3 की बात चल रही है। अब बात कर रहे हैं GSAT 30। तो जब साल की शुरुआत हुई 2020 की, तो इंडिया ने अपना पहला GSAT 30 सैटेलाइट भेजा। कहां से, फ्रेंच गुयाना से। तो फ्रेंच गुयाना कहां है, आपको ये ध्यान रखना है, ये है कहां पे, साउथ अमेरिका में। यहां पे आप देख सकते हैं, ये रहा फ्रेंच गुयाना, ठीक है, और ये फ्रांस की टेरिटरी है। किसकी है, फ्रांस की टेरिटरी है, आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहां से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं बहुत सारे, क्योंकि ये इक्वेटर के पास है, ठीक है। चलिए, तो किस रॉकेट से भेजा गया है, एरियन 5 रॉकेट से, आपको ये ध्यान रखना है, एरियन 5 रॉकेट से भेजा गया है। तो ये रिप्लेस किसको कर रहा है, GSAT 30 हमारा इनसैट 4A जो सैटेलाइट है उसे रिप्लेस करेगा। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भेजा गया है, जो कितना होता है, 36,000 किलोमीटर होता है, ठीक है। Ku बैंड और C बैंड दोनों लगे हुए हैं इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। चलिए, तो 15 साल का ये मिशन है, क्या क्या प्रोवाइड करेगा, DTH प्रोवाइड करेगा, फिर उसके बाद VSAT प्रोवाइड करेगा, ATM टर्मिनल्स के लिए, फिर उसके बाद आपको डिजिटल सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग कराएगा, ठीक है, ई गवर्नेंस के काम आएगा, दुनिया भर की चीजें, ठीक है। अब एरियन स्पेस क्या है, वर्ल्ड का पहला कमर्शियल लॉन्च सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, और इंडिया ने जो अपना पहला मिशन भेजा था एप्पल, वो भी इसी की मदद से भेजा था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं 30 मीटर टेलीस्कोप की। तो ये आप देख सकते हैं 30 मीटर टेलीस्कोप, ये कुछ आपको दिख रहा है, एक बहुत बड़ा सा टेलीस्कोप है, ठीक है। और क्या करेगा, शार्पर इमेज को देगा, बहुत अच्छे तरीके से इमेज को ये प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, ठीक है, 30 मीटर टेलीस्कोप, ठीक है। तो इंडिया इसके लिए पार्टनर हो रहा है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्जेस्ट टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड, ठीक है, 30 मीटर टेलीस्कोप। तो इसकी लोकेशन कहाँ सेट की गई है, माउना किया, ठीक है, कहां पे हुआ, हवाई में। तो हवाई किसके पास है, यूएस के पास है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है, एक्सट्रीम लार्ज टेलीस्कोप, और इसके लिए फंड कहां से आ रहा है, कनाडा से, चाइना से, इंडिया से, जापान से और यूएसए से, ठीक है। तो 30 मीटर टेलीस्कोप के बारे में माउना किया हवाई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या रीड करेगा, नियर अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन है उनको पूरी तरीके से जो भी है उन्हें करेगा, और जो इमेज ब्लर होती है उसको भी ये क्लियर करेगा, ठीक है। चलिए, तो जो फेंटर ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं उन्हें साफ कर देगा, और इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स में थोड़ा मदद करेगा जानने के लिए कि कैसे हुआ, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं ईस्ट एशियन ऑब्जर्वेटरी की, ठीक है। तो इंडिया भी बात कर रहा है इसका पार्ट होने के लिए, ठीक है। तो इसमें पहले से 8 कंट्रियां हैं और इंडिया भी इसमें जुड़ने के लिए बात कर रहा है, ठीक है। तो ईस्ट एशियन ऑब्जर्वेटरी के बारे में जानते हैं, ठीक है। कोलैबोरेशन है ईस्ट एशियन रीजन की कंट्रीज का, ठीक है। और क्या है, वही है, आम बात है, ऑब्जर्वेटरी बनाई जाएगी, ये सब आपस में फंडिंग करेंगे, और क्या है, पूरी तरीके से चीजें यहाँ पे की जाएंगी, ठीक है। तो इसके चार्टर्ड कौन है, नॉन प्रॉफिट हवाई कॉर्पोरेशन, ठीक है। और इसने पहले भी काम कर चुके हैं, इसका फर्स्ट टास्क था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल जो टेलीस्कोप है उसे बनाना, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद बात करते हैं इसमें कौन कौन है, चाइना, जापान, ताइवान, कोरिया फुल मेंबर है। उसके बाद ऑब्जर्वर में है थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया ऑब्जर्वर में। तो इंडिया का भी इसमें आने का चल रहा है कि इंडिया भी इसमें ज्वाइन करने की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो अगर इंप्लीकेशन, अगर इंडिया इसमें बन जाएगा तो आम बात है, इंडिया में जो हम लोग अपना तिब्बत में बनाने की सोच रहे हैं उसमें थोड़ा और ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं एसर्शन बर्स्ट इवेंट, ठीक है। तो ये क्या है इवेंट, अगर स्टार में जो बर्स्ट होता है वैसा कुछ दिखता है तो ये इसे बर्स्ट कहा
जाता है। ऐसा ही कुछ आपको ब्लैक होल में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पूरी डिस्क सी ऐसे कुछ देखने को मिलती है, इसी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो अभी रिसेंटली क्या किया एस्ट्रोनॉमर्स ने, इसको फाइंड किया है फनलिंग ऑफ मैटर जो होता है, ठीक है, जो स्टार की फॉर्मेशन में होता है उसका जो रेट्स है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, जो फनलिंग यानी अंदर की तरफ जाना, ठीक है। चलिए, तो इसी को अभी डिनोट किया है। तो आपसे पूछे अगर एथरेशन बर्स्ट किससे रिलेटेड है, तो ये यूनिवर्स के फिनोमिना से रिलेटेड है। स्टार में क्या होता है, जब डिफरेंट रेट से जो जा रहे होते हैं उसी को कहा जाता है एसर्शन बर्स्ट, ठीक है, जो पूरी रिंग होती है, ठीक है। चलिए, तो इनक्रेडिबली रेयर इवेंट है और केवल 3 बार अभी तक ऐसा ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है। हुए कितने, हमने तो 3 ही बार ऑब्जर्व किया है, ठीक है। और अभी पूरी तरीके से इसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं, समझ नहीं कर पाए हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए, क्यों, क्योंकि ये जो इवेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर हैं, बहुत फार अवे हैं इन सोलर सिस्टम, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें निकल के आता है। चलिए, तो अब बात करते हैं मेजर मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। ये फर्स्ट डिटेक्शन इसने किया असर्शन बर्स्ट का 2016 में, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो ये क्या करती है M2O जो है, ठीक है, प्राइमरी गोल क्या है, टू मेक एस्ट्रोनॉमी कम्युनिटी अवेयर ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मेजर मॉनिटरिंग, ठीक है। तो मेजर क्या होते हैं ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो मेजर क्या है, दीज आर माइक्रोवेव रेडियो फ्रीक्वेंसी इक्विवेलेंट ऑफ लेजर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ सकता है मेजर क्या होते हैं, ठीक है। तो माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो मेजर को ऑब्जर्व कैसे किया जाता है, बाय रेडियो टेलीस्कोप से इसे मेजर किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स के टाइम देखा जाता है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ स्टार, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं स्प्लिट्जर टेलीस्कोप के बारे में। तो देख सकते हैं ये टेलीस्कोप ऐसे अंतरिक्ष में है, ठीक है, था मतलब, ठीक है। और ये क्या करता है, आपको पूरे अंतरिक्ष में है तो उसके बाद आपको पूरी चीजें दिखाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा ही था, अब बेचारा रिटायर हो गया, ठीक है। चलिए, तो क्या नाम है, कहां पे था, अंतरिक्ष में था और ये रिटायर हो गया, बस आपको इतना जानना है, इससे ज्यादा और कुछ पॉइंट जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, किसका था, नासा का था, ठीक है। चलिए, और बहुत चीजों में काम आता था, नियर अर्थ जो प्लैनेट है, ठीक है, उन्हें उनके बारे में सही से जानने के लिए और उनके बारे में सही से पता करने के लिए ये यूज होता था, उनकी ऑब्जर्वेशन के लिए इस्तेमाल होता था, ठीक है। चलिए, और इसमें कुछ पॉइंट देख सकते हैं क्या हम लोग, इसने बहुत सारे अर्थ साइज प्लैनेट को खोज के निकाला, जिसमें से एक है ट्रैपसिट 1, ठीक है। तो स्पेस टेलीस्कोप है किसका, नासा का, ठीक है। चलिए, 2003 से स्पेस में था, इंफ्रारेड में ये करता था, चलिएगा। फिर उसके बाद देखते हैं ये जो मिशन है किसका है, नासा के ग्रेट ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम का ही ये पार्ट है। तो उसके 4 स्पेशलाइज्ड टेलीस्कोप है, जिसमें हब्बल है, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका हब्बल, फिर उसके बाद क्रैम्पटन ग्रेव और चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। और उसके बाद लास्ट आपका क्या था, स्प्लिट्जर था, ठीक है। चलिए, तो बाकी सब तो अभी वर्किंग में है। और ये क्या है इसका, नहीं सॉरी, क्रैम्पटन ग्रेव जो है ये भी नो लॉन्गर इन ऑपरेशन है, ठीक है। चलिए, तो वही है, सारे पॉइंट जितने भी थे हमने कर लिए, ठीक है। जो भी करता था पूरा का पूरा ये काम हमने जान लिया स्पेक्ट्रस के बारे में। टेलीस्कोप है, नियर अर्थ ऑर्बिट या अर्थ साइज प्लैनेट्स को ये पढ़ता था, ठीक है। अब ये क्या हुआ, जा चुका है और किसका पार्ट है ये भी हमने कर लिया। अब बात करते हैं ब्लैक बॉक्स इन एन एयरप्लेन। तो ब्लैक बॉक्स असल में ब्लैक होता ही नहीं है, ये ऑरेंज कलर टाइप का कुछ होता है, ठीक है। लगातार आप न्यूज में कोई ना कोई क्रैश के बारे में पढ़ते हैं, प्लेन क्रैश होते रहते हैं और हमेशा क्या खोजा जाता है, ब्लैक बॉक्स। तो ब्लैक बॉक्स बेसिकली क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें पूरी रिकॉर्डिंग रखी होती है फ्लाइट की, और अगर इसे खोला जाता है उसके बाद में इसमें पढ़ा जाता है कि ये पूरा डाटा होता है कि क्या हुआ जिसके कारण फ्लाइट क्रैश हुई, ठीक है। तो ये इसलिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब जैसे कि जो एक फ्लाइट थी यूक्रेन की वो क्रैश हो गई, ठीक है, उसके ऊपर ईरान ने हमला कर दिया यूएस की फ्लाइट समझ के, ठीक है। तो इसके कारण ये थोड़ी सी चीजें हुई यहाँ पे, तो उसे खोजा गया। अब इसमें देखिए जो ये होता है ब्लैक बॉक्स, ये असल में ब्लैक तो होता ही है, ये पॉइंट पहले ही बता दिया। ये अगर पानी से टकराता है तो ये अपने आप ही सिग्नल छोड़ देता है, जिसके बाद इसे खोजना बहुत आसान होता है और इसे खोज के पूरी चीजें देखा जाता है कि किस तरीके से क्या हुआ, किस तरीके से चीजें हुई। अब बात करते हैं वर्चुअल ह्यूमंस के बारे में, नियॉन्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये वर्चुअल ह्यूमंस हैं, ठीक है। कौन लेके आया, सैमसंग की स्टार लैब लेके आई है और वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल ह्यूमंस होंगे। तो आपसे पूछे नियॉन क्या है, वर्ल्ड के पहले आर्टिफिशियल ह्यूमंस, और किसने लेके आया, सैमसंग की स्टार लैब ने लेके आया, ठीक है। तो न्यू प्लस ह्यूमन इसमें जोड़ा गया है
तो ये क्या होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, इमोशंस को शो कर पाएंगे और स्किल सीख पाएंगे, मेमोरी होगी, ठीक है, और अपने आप ही इंटेलिजेंट होते जाएंगे, ठीक है। दो मेन टेक्नोलॉजीज का इसमें इस्तेमाल किया गया है, एक तो कोर R3 टेक्नोलॉजी। तो आपसे ये पूछ सकता है कोर R3 टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है। ये रियलिटी, रियल टाइम रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में बात करती है, ठीक है। दूसरी है स्पेक्ट्रा, ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ इंटेलिजेंस, लर्निंग, इमोशन एंड मेमोरी। तो अगर आपसे पूछे तो आपको ये दोनों टेक्नोलॉजी पता होनी चाहिए, कोर R3 टेक्नोलॉजी और स्पेक्ट्रा टेक्नोलॉजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए इन टेक्नोलॉजी, इसका देखिए मेन तो कोई खास यूज ऐसा बताया नहीं गया है, बट इसे बहुत ज्यादा तरीकों से बैंक में इस्तेमाल कर लिया क्लर्क के तौर पे, ठीक है, न्यूज रीडिंग के लिए कर लिया, फिर बहुत चीजों ऐसी जो चीजें उनके बारे में बताया गया है। ऐसा कोई बड़ी चीजें नहीं बताई गई हैं, बट वो आम बात है, हमें मालूम है कि हर चीज का बहुत बड़ा इस्तेमाल इंसान कर ही लेता है आगे चल के, ठीक है। तो अभी वर्चुअल असिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है, डिफरेंट है मतलब वर्चुअल असिस्टेंट से किस तरीके से, ठीक है। तो वर्चुअल असिस्टेंट से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये जो अपना पूरा ज्ञान है किसी नेट से नहीं लेगा, इट इज नॉट एंटायरली इंटरनेट बेस्ड। तो ये आपके फ्रेंड की तरह होगा, आप उससे बात कर सकेंगे, चीजें जान सकेंगे, और वो उसी तरीके से सीखेगा जैसे हम लोग ह्यूमन सीखते हैं, ठीक है। तो ये उस तरीके से ऐसी कुछ चीज है, आपकी सीरी जैसे नहीं है कि सीरी से आपने पूछा कि हाँ सीरी बताओ यहाँ से मुझे इस जगह जाना है, तो उसे फ्लाइट की डिटेल बता रही है। नियॉन को पता ही नहीं है तो बताएगा नहीं, बोलेगा भाई मुझे नहीं पता, खुद ही पता कर लो, ठीक है। तो वैसा कुछ है, ठीक है। चलिए तो बेसिक पॉइंट जो थे वो हमने जान लिए, इतने ही जानने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। हमेशा न्यूज में रहती है, आपको पता ही है, और सबसे ज्यादा बिटकॉइन की वजह से रहती है, क्रिप्टो करेंसी की वजह से रहती है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, तो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर NIC जो है वो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खोलने जा रहा है, कहाँ पे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, बेंगलुरु में, ठीक है, जिसमें लर्निंग, एक्सपीरियंस और रिसोर्सेज को सबको किया जाएगा। आगे आने वाले समय में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाली है क्योंकि इसके फायदे बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए आम बात है, इसको क्या नाम है, आगे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। तो इसकी के लिए पूरी तरीके से काम चलेगा और इसमें कुछ खास नहीं है। चलिए तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की बात हो रही है, बाकी सब कुछ हमें क्या जानना है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, उससे रिलेटेड पूरे पॉइंट जो जानने होते हैं। तो ये आपका पूरा बेसिक में जाएगा, तो जिसे हम बेसिक के तौर पे अलग अलग से करेंगे ही पूरे तरीके से, क्योंकि अब ऐसे 100 चीजें आएंगी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, तो हर जगह करते नहीं चलेंगे। उन्हें स्टैटिक पोर्शन जो है साइंस एंड टेक का, उसमें खत्म करेंगे, जैसे सीखेंगे उसमें कि भाई क्या होती है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या है, ये सब पूरी चीजें हम लोग वहां पे स्टैटिक पोर्शन में उसे खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए तो क्रिप्टोग्राफी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसके बहुत सारे फायदे हैं। जैसे बिटकॉइन जो है, फायदा क्या है, तो बिटकॉइन जैसे एक इसका एग्जांपल ले सकते हैं जहां से इसका मेनली शुरुआत हुआ। तो पीयर टू पीयर लैंडिंग होती है, तो नहीं, पीयर टू पीयर कराता है, ठीक है, और क्या नाम है, एनोनिमस होता है, सिक्योर होता है, पीयर टू पीयर होता है, इंस्टेंट होता है, फ्रिक्शनलेस होता है, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इसे हैकिंग के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा खत्म हो जाते हैं इसके कारण, ठीक है। तो इसमें डाटा बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट होता है, ठीक है, हैकिंग की प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा मिलती है इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, ठीक है। एक ब्लॉक बनता है, दूसरा ब्लॉक अपने आप बनाता जाता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। चलिए तो डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है, क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ये प्रमोट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, इससे रिलेटेड बात कर रहे हैं। खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन KVIC ने कहा है कि जो खादी है, ठीक है, खादी को वो क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन लेने की बात कर रहा है, किसके अंडर, इसी कन्वेंशन के अंडर, ठीक है। चलिए तो खादी आप देख सकते हैं, अभी तो मास्क का टाइम है तो मास्क की फोटो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो खादी को किस लिए, ताकि वो ग्लोबली और नेशनली क्या कर सके, उसका इस्तेमाल अच्छे से कर सके, तो उसके रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सके, ठीक है। तो पेरिस कन्वेंशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीलैटरल ट्रीटी है फॉर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो पॉइंट्स होते हैं, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उससे रिलेटेड, ठीक है। और किसके अंडर आती है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के आर्टिकल 6 के अंडर जो है पेरिस कन्वेंशन, वो इन सब चीजों से डील करता है। आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस कन्वेंशन 1883 वीपो, ठीक है। चलिए तो जनवरी 2019, ठीक है, 117 पार्टीज अभी इसमें आ चुकी है, ठीक है। चलिए सो अभी तक हम लोगों ने जितना किया है, ठीक है, तो देखिए ये आपका करंट अफेयर चल रहा है, इसके हम स्टैटिक पोर्शन भी साथ साथ में करेंगे ही, ठीक है। तो so please use my, this is my channel,
रिलैक्सेशन स्टडी जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर पीडीएफ एंड अदर थिंग. दिस इज माय कोड आलोक वाईटी जिसे आप यूज कर सकते हैं टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, लेट्स क्रैक इट.